बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, सिख कम्युनिटी जो इंडिया की है, इनका इंडिया के अंदर हमेशा से ही एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, ख़ास तौर पर इंडियन मिलिट्री के अंदर। इंडियन मिलिट्री में ट्रेडिशनली बड़ी तादाद में सिख सिपाही जो थे वो मौजूद रहे। हालांकि अभी हालिया जो साल है उनके अंदर जैसे जैसे इंडिया में हिंदुत्व का नज़रिया बढ़ता जा रहा है तो सिख कम्युनिटी का जो नंबर है इंडियन फौज के अंदर वो श्रिंक हो रहा है। लेकिन ट्रेडिशनली 1947 से लेकर और उससे भी पहले इवन इनका जो नंबर था इंडिया की फ़ौज में वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। इस वक्त इंडिया में सिख बरादरी की टोटल आबादी 3 करोड़ के लगभग है। 3 करोड़ सिख इंडिया में रहते हैं। और इस कम्युनिटी की आपको एक यूनिक बात बताता हूँ। बड़ी एक डिफरेंट किस्म की इनके अंदर एक क्वालिटी है और वो ये कि इनका तकरीबन 25% जो हिस्सा है वो इंडिया से बाहर रहता है। यानी ओवरसीज जो इंडियंस हैं ना, उनमें इनका बड़ा एक तादाद आपको मिलेगा। 80 लाख सिख इंडिया से बाहर, मोस्टली यूरोप के अंदर और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। 80 लाख, 3 करोड़ इंडिया में, 80 लाख इंडिया से बाहर। तो ये चीज़ इनको थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का ग्रुप बनाती है। इनकी ओवरसीज़ जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, पावर है इनके पास। ये आपको बरतानिया की पार्लियामेंट में नज़र आएंगे, ये आपको कनाडा की पार्लियामेंट में, इनका असर आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर नज़र आएगा, अमेरिका में नज़र आएगा। एक पावरफुल कम्युनिटी है क्योंकि ज़्यादा तादाद में वहाँ पर रहते हैं और इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी वाली शुरू से लेकर एक फीलिंग रही है, एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। अब सिख कम्युनिटी के साथ 1947 से पहले एक वादा किया गया था इंडिया के अंदर कि जब भी इंडिया आज़ाद हो जाएगा, आपने पाकिस्तान के साथ नहीं जाना, हम आपको एक अलग से मुल्क बना कर देंगे, डिफेक्टो मुल्क होगा आपके पास। ये वादा इनके साथ किया गया था सिख लीडरान के साथ और ये उस झांसे में आ भी गए थे। लेकिन बाद में ये होता है कि उनको वो अलग मुल्क तो मिलना दूर की बात है, उल्टा इनके साथ एक तरह का तारीखी धोखा ये हुआ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उसके अंदर 25B जो आर्टिकल है, 25(2)B, उसके अंदर ये लिख दिया गया कि ये जो सिख बरादरी है और ये जो जैन बरादरी है और ये जो बुद्धिस्ट बरादरी है, ये सारे के सारे हिंदुइज्म है बेसिकली। ये इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन 25(2)B जो क्लॉज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है। अब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पता नहीं क्यों अजीब सी उन्होंने एक डाल दिया आर्टिकल की, ये इस तरह से वजूद ही ख़त्म कर दिया पेपर्स के अंदर कि ये भी कोई सेपरेट कम्युनिटी है। ये एक बहुत बड़ा धोखा। इसके नतीजे में क्या होता है कि इंडिया के अंदर एक सिख नेशनलिज्म मूवमेंट जो थी वो रिवाइव होने लगती है और बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसको खालिस्तान के नाम से जानते हैं। और उसको फिर कुचलने के लिए ब्रूटल क्रैकडाउन किया गया था 1980s के अंदर इंदिरा गांधी साहिबा ने। और इंदिरा गांधी की फिर जो मौत हुई थी वो भी सिख बॉडीगार्ड के हाथों हुई थी। इतने ज़्यादा सिख जो थे वो तब गए थे उनसे कि इन्होंने हमारे बंदे भी मारे, हमारे साथ कांग्रेस वालों ने धोखा भी किया, सारा कुछ। लेकिन उसके बाद ये होता है मित्रों कि ओवर द टाइम्स जो सिख बरादरी थी वो थोड़ा सा शांत होते चले गए, गुस्सा शांत हुआ उनका। और बीच में मनमोहन सिंह जैसे लोग, वो भी सिख बरादरी से तो इंडिया के PM बन गए। तो स्लोली ये जो खालिस्तान वाली मूवमेंट थी ये यानी यूँ समझे कि ख़त्म होती जा रही थी। इसका असर जो है ना वो ज़ोर इसका टूट रहा था। लेकिन फिर अचानक से इंडियन डीप स्टेट को पता नहीं क्या सूझता है कि उन्होंने मोदी साहब जैसे जो लोग हैं उसको बिठा के उन्होंने जो है ना प्राइम मिनिस्टर बना दिया इंडियन डीप स्टेट ने, विद द कोलाब्रेशन ऑफ सम पावरफुल कॉरिडोर्स आउटसाइड इंडिया एंड इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर एज वेल। ये सारा कुछ किया गया। अब उसके बाद से लेकर वो जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट आई थी 2014-15 के अंदर कि ये जो बंदा है ये इंडिया का सोशल फैब्रिक तबाह करके रख देगा और केओस अनार्की फैला देगा इंडिया के अंदर। अब जनाब ये हुआ है कि हिंदुत्व जब से आइडियोलॉजी बढ़ने लगी है ना, जब से इंडिया को हिंदू नेशनलिज्म की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो खालिस्तान पता नहीं कहाँ से दोबारा तुलू हो गया है और बड़ा भरपूर तरीके से तुलू हो रहा है। वो जो अलग सिखों के लिए मुल्क बनाने की मूवमेंट थी वो दोबारा उसमें और बड़ी पावरफुल हो गई है। ख़ास तौर पर क्या हुआ है कि ये जो RSS जो तंजीम है इंडिया की, इसने ओवरसीज़ जो इंडियंस हैं वहाँ पर दुनिया भर में हिंदुत्व का एक केस बिल्डअप करने के लिए, उसके बारे में राय आमा जो पब्लिक ओपिनियन है दीगर मुल्कों के अंदर ख़ास तौर पर वेस्ट में हमवार करने के लिए ओवरसीज़ इंडियंस के दरमियान इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की है और उनको जो है उधर शाखाएं भी जाकर खोली हैं
और अपनी मेंबरशिप भी उधर दी हुई है ताकि ये वहाँ जाकर केस बिल्ड करें कि इंडिया का हिंदू नेशनलिज्म की तरफ जाना क्यों ज़रूरी है वेस्ट के लिए भी। अब इस पे हुआ ये कि ओवरसीज़ जो इंडियंस हैं उनके अंदर भी थोड़ा सा रेडिकलाइजेशन ज़्यादा आने लगी, और आपको मैंने बताया था कि ये जो लेस्ट्रा है यूके का, इस समेत यूरोप के कई मुल्कों में हिंदू मुस्लिम दंगे भी रिपोर्ट हुए। लेकिन इसके दौरान ये हुआ है कि ये जो दीगर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं ना, जैसे सिख बरादरी है, इनके अंदर दोबारा हिंदुत्व नेशनलिज्म बढ़ने से इनके अंदर भी एक कहते हैं ना एक एनर्जी सी आ गई है, और सिख जो नेशनलिज्म है वो भी इसके साथ साथ बढ़ रहा है। और आए रोज़ वेस्टर्न मुल्कों के अंदर, कनाडा के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर मार कुटाई की खबरें आती रहती हैं कि सिख बरादरी के लोग जो हैं खालिस्तान वाले और हिंदुत्व वाले वो लड़ पड़े। अब एक दो रोज़ पहले यह हुआ है कि ब्रिस्बेन जो है ऑस्ट्रेलिया का, उसके अंदर जो इंडियन काउंसलेट है उसके अंदर खालिस्तानियों ने अपना झंडा लगा दिया। ये वाकया वहाँ पर पेश आया है। डेली टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि खालिस्तान फ्लैग रेज्ड एट इंडियन काउंसलेट इन ब्रिस्बेन। अच्छा, इंडिया के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं ना, वैसे वो वार्निंग ज़रूर दे रहे थे, ये सब शुरू होने से पहले वार्निंग दे रहे थे कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ रॉन्ग डायरेक्शन। 2018 में अशोक स्वाइन एक बहुत बड़े इंडिया के प्रोफेसर हैं, इंडिया के बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, इन्होंने 2018 में डेलीओ में एक कॉलम लिखा था, मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। इन्होंने लिखा था कि हैव हिंदुत्व फोर्सेज इन इंडिया रीइग्नाइटेड द खालिस्तान मूवमेंट ओवरसीज, और इन्होंने लिखा था कि विद नरेंद्र मोदी बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर द डायस्पोरा कंप्राइजिंग हिंदूज हैज बिकम मोर वोकल अबाउट इट्स बैकिंग फॉर अ हिंदुत्व आइडियोलॉजी इन द वेस्ट। Hindu revivalism among the diaspora has been gathering strength since the Ayodhya movement, but has now assumed powerful political shape. This has made Indian from other communities living abroad insecure. By backing Hindu revivalism among those living abroad, Modi seems to have instigated the Sikh diaspora to mobilize again to promote a separate Sikh identity and demand a separate homeland. और ये वो दौर है जब रेफरेंडम 2020 की मूवमेंट और ये सारा कुछ भी जो है ना अपने उरूज पे था। अब ये जो सिख डायस्पोरा है ना, जिसके अंदर खालिस्तान की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार करती जा रही है, इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है पंजाब की लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर। ये जो इंडियन पंजाब है उसकी लोकल पॉलिटिक्स को ये लोग शेप कर रहे होते हैं, बिकॉज एज आई सेड ये 25% इनकी जो आबादी है वो बाहर रहती है, तो वो लोग जो है पैसा भी इधर भेज रहे होते हैं बड़ी तादाद में पंजाब के अंदर, और पंजाब की जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर उनका बड़ा असर है ना। इसी दौरान अब कल ये हुआ है कि इंडियन जो पंजाब है उसके अंदर खालिस्तान के जो समर्थक हैं उनकी एक शदीद लड़ाई हुई है पंजाब पुलिस के साथ। वहाँ पर अमृतपाल सिंह एक बहुत बड़ा खालिस्तानी सपोर्टर है, वहाँ पर लीडर है बहुत बड़ा वहाँ पे खालिस्तानियों का, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब जब उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो हज़ारों की तादाद में खालिस्तानी सपोर्टर्स ने पुलिस स्टेशन के ऊपर धावा बोल दिया कि हाउ डेयर यू, ये अगर खालिस्तान की बात करता है तो आप उसको ऐसे ही उठा के ले जाएंगे। पहले वैसे खालिस्तान की बात करना बड़ा जुर्म होता था, नहीं कर सकते थे, लेकिन अब सरेआम हो रही है, और अगर इसको रोकने की कोशिश की जा रही है ना तो फिर वहाँ पर इस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। इन्होंने कल फिर इस मौके पर बात करते हुए कहा कि हमारा ये जो एम है काफ़ी लेजिटिमेट है, यानी ये कोई हम गैर कानूनी डिमांड नहीं कर रहे कि हमें खालिस्तान बना के दें आप। द इकोनॉमिक टाइम्स ने उनको कोट किया कि अमृतपाल सिंह ऑन खालिस्तान डिमांड, आवर एम शुडंट बी सीन एज ईविल एंड टैबू। टाइट सिक्योरिटी हैज़ बीन पुट इन प्लेस इन अजनाला पुलिस स्टेशन here on Friday, a day after radical preacher Amritpal Singh's supporters, some of them brandishing swords and guns, broke through barricades and stormed the complex. Amritpal Singh on Friday said, our aim for Khalistan shouldn't be seen as evil and taboo. It should be seen from an intellectual point of view as to what could be its geopolitical benefits. It's an ideology and ideology never dies. We are not asking from it from Delhi. अब ये बड़ी देखें इंटरेस्टिंग बात है, वो कह रहे हैं हम दिल्ली वालों से तो मांग ही नहीं रहे। इसका मतलब है वो किससे मांग रहे हैं? वो आलमी ताकतों से मोस्ट प्रोबेबली वो मांग रहे हैं। इसका बड़ा बेनिफिट भी वो गिनवाते रहते हैं। वो कहते हैं अगर खालिस्तान बनेगा ना तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच एक बफर स्टेट होगा, और बफर स्टेट होने का मतलब है कि ये इंडिया और पाकिस्तान जो हज़ारों लाखों करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं अभी तक अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, न्यूक्लियर बम बना चुके सारा कुछ, इन दोनों का सिक्योरिटी का खर्चा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि एक फ्रेंडली स्टेट इन दोनों के दरमियान आ जाएगी।
तो इनको फिर बॉर्डर पर लंबी चौड़ी फौज देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक पीसफुल यहाँ पर इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है साउथ एशिया के अंदर। और ये इतनी 1947 से लेकर इनकी दुश्मनी चलती आ रही है, ये कम भी हो सकती है खालिस्तान बनने से। और बिल्कुल ये सही बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका। इंडिया का भी सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर जो है ना वो कम हो जाएगा, पाकिस्तान का भी कम हो सकता है ना। जाहिर सी बात है, जो इंडिया के अंदर जो नेशनलिस्ट हैं वो तो ज़रूर इस जो डिमांड है इनकी, इस पर गुस्सा भी हो रहे होंगे। लेकिन अगेन सोचने की बात यह है कि क्या वजह है कि वो खालिस्तान मूवमेंट जो कि 2014 तक, जब तक मोदी और हिंदुत्व के ठग जो हैं वो सिस्टम में नहीं घुसे थे, इंडिया को हाईजेक नहीं किया था उन्होंने, तब तक तो ये मूवमेंट तकरीबन डेड हो चुकी थी। अब इतनी बड़ी पावरफुल हो चुकी है मूवमेंट। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुजाहरे, कनाडा के अंदर, यूके के अंदर, इंडिया के अंदर। ये कैसे हुआ है? क्या ये चीज़ आंखें खोल देने के लिए काफ़ी नहीं है इंडिया के इन हिंदुत्ववादी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके लिए, कि इनकी आइडियोलॉजी के उभरने से इंडिया के अंदर हज़ार तरह के और मसले पैदा हो सकते हैं, ना सिर्फ मुसलमानों के दरमियान और क्रिश्चियंस के दरमियान, बल्कि जो सिख कम्युनिटी है इंडिया की वो भी इनकी राइस को पसंद नहीं कर रही, और उनके अंदर भी एहसास महरूमी शदीद से शदीद होती चली जा रही है। इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आपने खालिस्तान की थ्रेट को डाउन करना है तो इंडिया को सेक्युलरिज्म की तरफ दोबारा आपको टर्न करना पड़ेगा।